रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ एक प्रकार से विधि का प्रयोग किया जाता है कि कैसे एक ढांचा तैयार किया जाए समीकरण का। तो समीकरण के ढांचे को तैयार करने के लिए पेन कहाँ है? नहीं यहाँ नहीं, तो देखो पेन। देखो जरा वाले लास्ट वाले रूम में देखो। तो रासायनिक समीकरणों को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले क्या होती है? कोई परेशानी अपने आप क्या हो जाता है? क्या हो गया सर? कोई परेशानी तो बताइए। नहीं ना? लड़ना नहीं है। देखिए मान के अपन ने क्या करा था, एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि जब जिंक धातु के टुकड़े को, आवाज नहीं, जिंक धातु के टुकड़े को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया जाता है, किसमें डाल दिया जाता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया जाता है, तब ये जो जिंक धातु का टुकड़ा जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर लेता है और क्रिया करने के पश्चात ये आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करता है। क्या बनाता है? और लास्ट में कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब यहाँ पर रासायनिक समीकरण कैसे तैयार किया जाए? तो ये तो क्या होगी अपनी रासायनिक अभिक्रिया कि जब हम जिंक धातु के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तब ये दोनों आपस में क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब इसके अलावा अब अपने को क्या हुआ, अब ये जिस मान लीजिए कोई यौगिक है उसका नाम अपन ने यहाँ पर लिखे तो ज्यादा जगह लगती है, उसको सॉल्ट में समझने के लिए और उसको प्रदर्शित करने के लिए या समीकरण का निर्माण करने के लिए इनके प्रतीकों के आधार पर लिखा गया है। इसके आधार पर लिखा गया बेटा? प्रतीकों के आधार। जैसे जिंक है, जिंक का प्रतीक क्या हो गया? Zn। ठीक है, क्या हो गया? Zn हो गया। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल था वो भी कैसा वाला? तनु वाला। तनु यानी क्या होता है? पतला। और सांद्र यानी क्या होता है? अर्थात जिसमें विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक रहती है तो वो तनु कहलाता है। और जिसमें विलय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कोई शरबत रखा है अपने पास, वो और शहद, तो वहां पर देखिए अपने की जो शरबत है वहां पर शक्कर प्लस काय का विलयन है वो जल का, लेकिन यहाँ शहद जो रहता है वो इतना गाढ़ा होता है कि उसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम। और फिर मैंने आपको बोला था कि यदि दोनों को यदि अपन इकट्ठे बहाएंगे तो पहले कौन बह जाएगा? शरबत बह जाएगा, इसके पश्चात शहद बहेगा। मतलब सांद्र विलयन की जो श्यानता रहती है वो होती है कम और जो तनु विलयन रहती है उसकी श्यानता कैसी रहती है? अधिक। कहने का तात्पर्य बहने का जो गुणधर्म रहता है उसको अपन उसकी क्या बोलते हैं? श्यानता, जिसको शायद इंग्लिश में विस्कोसिटी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आगे, ये जिंक हो गया, जिसको अपन ने काय से दर्शाया बेटा? Zn। तो ये जिंक का क्या हो गया? प्रतीक हो गया। अब सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रकार का क्या है? अणु है, तो अणुओं को उसके अणुसूत्र के माध्यम से दर्शाएंगे, है ना? एक प्रकार का सल्फ्यूरिक अम्ल अणुओं से मिलकर बना एक यौगिक जैसा है। तो जिसको अपन अपने को पता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। अब H2SO4 हो गया तो अपने पास बताओ यहाँ पर अभिकारक कितने हो गए? अभिकारक कितने हो गए? दो है ना, एक Zn है और एक H2SO4 है। तो मैंने आपको कल बताया था कि यदि अपने पास दो या दो से अधिक अभिकारक रहते हैं तब उनके मध्य अपन काय का चिन्ह लगाते हैं बेटा? प्लस का चिन्ह लगाते हैं, चाहे अभिकारक हो या उत्पाद। और हमने आपको ये भी बताए थे कि अभिकारक और उत्पाद इन दोनों के बीच काय का चिन्ह लगाते हैं बेटा? एरो का चिन्ह, तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं जिसको समता का चिन्ह बोलते हैं। समता का चिन्ह लगाइए या फिर एरो का लगाइए, लेकिन एरो लगाने से क्या फायदा है? ये अपने को बताता है कि भैया ये पदार्थ मिलकर के ये वाला पदार्थ बना रहे हैं, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं एरो
करते हैं। अब क्या हुआ, जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्ट करना चालू कर दिया, रिएक्शन करना चालू कर दिया, तब ये जो जिंक धातु है वो जाकर के SO4 के साथ कैसे हो जाती है बेटा, Zn जो है वो SO4 के साथ क्रिया कर लेता है और साथ में जाकर के कौन सा यौगिक बना लेता है बेटा, ZnSO4, और बचा कौन, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस चल जाती है। अच्छा, हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि सर ये बताइए जिंक SO4 के साथ कैसे जुड़ेगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। कौन बेटा, जिंक। जिंक। और कोई बताएगा कि जिंक जो है SO4 के साथ कैसे यौगिक बनाता है, आखिर क्यों जुड़ा जिंक SO4 के साथ। कक्षा 9वीं के अनुसार यहाँ पर देखिए जो जिंक है, जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है बेटा, +2। अब बोलोगे सर ये ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो देखिए जब कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु जो रहता है वो अपने पास से जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, अपने बाह्यतम कोश के अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या ग्रहण करता है, वो उसकी क्या कहलाती है बेटा, संयोजकता। क्या कहलाती है, संयोजकता। और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं त्यागते हैं वह संख्या उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या। और जैसे जिंक है, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना, 30। कितना बेटा, 30। तो ये क्या होता है, जिंक के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, +2। तो ये जो जिंक है अपने बाह्यतम कोश में से +2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दान कर दिया। अब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दान करा, इसलिए इसके ऊपर कितना आया, +2 आया। और इधर अपना कौन सा परमाणु है बेटा, SO4 है। क्या देखो SO4 जो है, SO4 की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -2। कितनी होती है, -2। तब जाकर के कक्षा 9वीं में जब यौगिक बनाने के लिए एक मेथड थी जिसको क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड मतलब जो पहला परमाणु रहेगा वो दूसरे वाले की ऑक्सीकरण संख्या के साथ जुड़ा रहेगा और दूसरे वाले का पहले वाले के साथ, इसको क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। तब आपने देखे कि जिंक कितना लिखना पड़ेगा, -2 और SO4 की +2, यानी कि दोनों की संख्या कैसी है बेटा, बराबर है। इसलिए अपन लिखेंगे तो भी वही बात है, नहीं लिखेंगे तो भी वही बात। तब जाकर के Zn SO4 के साथ जुड़ जाता है। कारण क्योंकि ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, मतलब +2 को कैसा कर दिया, दान कर दिया। और SO4 के पास अतिरिक्त कितने हैं, 2 हैं। तो SO4 क्या करता है पता है, बोलता है भाई मेरे पास अतिरिक्त है तो रख ले। जब ये माइनस वाला प्लस को देता है तो ये जो धनायन और ऋणायन दोनों कैसे हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं। इसलिए ना धनायन रहता है ना ही ऋणायन। क्लियर। इसलिए आपस में मिलकर के कौन सा यौगिक बना लेता है, ZnSO4। जैसे NaCl, क्यों बेटा, NaCl। अब NaCl यौगिक कैसे बनाया, अपने को पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। क्लोरीन का कितना होता है, 17। अब अपन यदि इसको अष्टक नियम के आधार पर यदि इनको बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार यदि कोषों की संख्या के आधार पर यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करें तो पहले कोष में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 कितने हो गए, बचा कितना, 1। मतलब बाह्यतम कोष में सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1। वहीं क्लोरीन के पहले कोष में कितने, 2। दूसरे कोष में बेटा 8, तीसरे कोष में 7। कितने हो गए, 7 हो गए। अब बताओ क्लोरीन को 8 करने के लिए कितने की जरूरत है, 1। अब बताओ सोडियम को 8 करने के लिए कितने की जरूरत है, 1। 7 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन को दान। अब बताइए 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी कि 1 इलेक्ट्रॉन को दान करने में। और वहीं यहाँ पर बताइए 7 इलेक्ट्रॉन को दान करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी कि 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में। 7 इलेक्ट्रॉन को दान करने में ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, इसलिए आसानी से क्या वर्क हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तभी क्या होता है, ये सोडियम अपने पास का 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है बेटा,
क्लोरीन को दे देता है और आपस में मिलकर के कौन से यौगिक का निर्माण कर देते हैं। अब लोग सर क्रिस क्रॉस मेथड वाला इसका बताओ ना कैसा होता है। तो क्रिस क्रॉस मेथड यदि अपन करेंगे तो सोडियम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी +1, क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी -1। जब हम क्रिस क्रॉस मेथड के अनुसार इसका यौगिक बनाएंगे तो Na की -1 +1 दोनों बैलेंस्ड हो गए। एक को लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, ऐसे हर एक यौगिक का निर्माण होता है। ऐसे भलते ही कोई किसी से नहीं जुड़ा है, हर किसी की ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर उसका यौगिक का निर्माण होता है। जैसे एक यौगिक है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये कैसे कैसे बना, तो देखिए जो NH4 है ये होता है प्लस और Cl क्या होता है माइनस। NH4 एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो दान करा हुआ रहता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होता है, तभी क्लोरीन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो NH4 प्लस ना होकर क्या हो जाता है वो NH4 हो जाता है, और ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया इसलिए वो Cl हो जाता है। दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं NH4Cl। ये Cl माइनस जो है ना इसका परमाणु क्रमांक कितना है 18 कैसे हुआ देखो, ये 17 है, ये कितना हो गया, कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 19, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। जितने माइनस रहेंगे उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेंगे और जितने प्लस रहेंगे उतने उसके पास कम रहेंगे। मैं बोला बेटी Na+ का परमाणु संख्या बताइए, Na+ की परमाणु संख्या बताइए कितनी होती है 10 कितना रहेगा 10। मैं बोला बेटा 2+, 3+, समझ में आएगा। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जिसके ऊपर जितने माइनस रहेंगे उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा रहेगा। जो व्यक्ति जिसके ऊपर जितना धनावेश रहेगा उतने वो इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य जो दान करता है वो धनी कहलाता है और जो दूसरों से उधार लेता है वो उसका ऋणी कहलाता है। याद रखिए। यार तो पालो वालों ने लिखा है कपड़ा वपड़ा कहाँ, देखो जरा उधर दिख रहा हो लास्ट वाले ला रहे उधर से ये है लेते हो। अच्छा चलो कहां से कहां कहानी पहुंच गए, यहाँ किधर थे ना किधर चले गए रासायनिक समीकरण से। ये ना सारी चीजें ना बेटा ऐसा आना चाहिए। ये यौगिक क्यों बना, अच्छा H2SO4 क्यों बना, H2SO4 क्यों बना, बताओ क्या पूछते नहीं ना सर, हमको ना हमारे मन में आता ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, हमारे मन में क्या मालूम आपको चाहते हैं सर आते हैं लेकिन चलो H2SO4 कैसे बना। सर हमको तो इतना पता है कि जो SO4 होता है ना तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। अब बताओ -2 को कैंसिल करने के लिए कितना हाइड्रोजन जरूरत पड़ेगा। एक हाइड्रोजन के पास कितना प्लस होता है, एक प्लस। एक हाइड्रोजन जो रहता है वो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शन भी करेगा या अपने पास इलेक्ट्रॉन दान भी करेगा, तो उसके पास एक ही होता है ना, तो वो कितने दान कर सकता है एक। अब यदि इसको एक दे भी देगा तो इसके ऊपर अभी माइनस रहेगा, इसलिए अपने को कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। क्यों बेटा दिशा, और जब दोनों हाइड्रोजन जाएंगे तो ये माइनस में हट जाएगा और जब 2 हाइड्रोजन SO4 के साथ जुड़ेंगे क्या हो जाएगा, ऐसे यौगिक बनाते हैं। धनायन और ऋणायन की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाकर के क्या बनाते हैं यौगिक। अब धनायन और ऋणायन की संख्या में यदि कमी ज्यादा रही तो फिर उनके ऊपर लिखा जाता है। जैसे SO4 को लिखेंगे तो SO4 को लिखना पड़ेगा 2- क्योंकि इसके पास अतिरिक्त कितने इलेक्ट्रॉन 2। अब मैं हाइड्रोजन को लिखूंगा तो हाइड्रोजन क्या लिखेंगे H+। Cl को लिखेंगे, Cl ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो क्या हो जाएगा Cl-।
अंडरस्टैंड। ऐसे ही यौगिक का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीजें बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने क्या बनाया, Zn+H2SO4 ZnSO4+H2, अर्थात जब अपने पास अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो या उत्पाद 2 या 2 से अधिक होते हैं तब उनके मध्य अपन काय का चिन्ह लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं। चलिए, इस प्रकार से हमारे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के जो लिखने की जो विधि है वो संपन्न होती है। अब अपने को लिखना है। ठीक है, वीडियो पॉज करो जरा।